देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रेनिंग सेशन के दौरान मिग 21 क्रैश हुआ और मिग 21 बाइसन फाइटर प्लेन ये क्रैश हुआ है। सूरतगढ़ 26 पीबीएन में मिग 21 क्रैश हुआ और हादसे में पायलट अभी सुरक्षित बताया जा रहा है। तकनीकी खामी के चलते यह हादसा सामने आया है। हालांकि हादसे में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एयरफोर्स ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो देखिए आपको टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर है मिग 21 की और दूसरी तस्वीर है ट्वीट की। पायलट ने ट्वीट करके जानकारी दी है और बताया है कि तकनीकी खामी के चलते यह हादसा सामने आया है और किस तरीके से यहाँ पर ये जो विमान है, फाइटर प्लेन है, यहाँ पर ये क्रैश हुआ है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पायलट ने यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर ये जो विमान था वो चला रहा था और अभी पायलट जो है सुरक्षित है। एयरफोर्स ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और हादसे के जांच के आदेश भी यहां पर दे दिए गए हैं। सहयोगी अशोक मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अशोक, देखिए जिस तरीके से एयरफोर्स ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि तकनीकी खामी के चलते हादसा सामने आया है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल मनी, इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट सामने आने के बाद में अब ये सूचना बिल्कुल पुख्ता हो चुकी है कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट में तकनीकी खामी आने की वजह से ये पूरा का पूरा क्रैश लैंडिंग हुई है। हालांकि सूरतगढ़ के 26 पीबीएन में मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग हुई है, लेकिन सबसे खास बात ये रही कि इस क्रैश लैंडिंग के दौरान जो पायलट था वो पायलट सुरक्षित रूप से प्लेन से एग्जिट कर गया। हालांकि हमें जो अदर सोर्सेज से जो जानकारी मिल पा रही है कि इस ड्यूरेशन में पायलट को कुछ मामूली चोटें आई हैं, जिसका ट्रीटमेंट फिलहाल एयरफोर्स हॉस्पिटल में चल रहा है। दरअसल जिला प्रशासन को पहले ये सूचना मिली थी कि एयरफोर्स लैंडिंग के दौरान पायलट मिसिंग है। जब पायलट मिसिंग की सूचना जब उनको जिला स्थानीय प्रशासन को मिली तो प्रशासन ने उस तरफ कूच किया, लेकिन जब तक प्रशासन वहां तक पहुंच पाता उससे पहले पायलट वहां पर एयरफोर्स के अधिकारियों ने उस पायलट को सर्च कर लिया था, जिसको मामूली चोट आई है इस दौरान। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि इस तरह से एक मिग 21 बाइसन फाइटर प्लेन के क्रैश हो जाना और उसमें तकनीकी खामी आ जाने के बाद में अब पायलट को भी मामूली चोट आई है और पूरे के पूरे इस इंसिडेंट को लेकर मनी अब एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए हैं। जी मनी। बिल्कुल, देखिए अशोक आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और दूसरी तरफ ये कि जिला प्रशासन ने अभी पुष्टि नहीं की है, दूसरी तरफ एयरफोर्स ने जानकारी दी है ट्वीट करके कि तकनीकी खामी के चलते ये हादसा हुआ है। आपके अभी जिला प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की आपने अशोक? देखिए मनी, जिला प्रशासन ने अब इस खबर को पूरी तरह से पुख्ता कर दिया है। मेरे वहाँ के स्थानीय उपखंड अधिकारी मनोज मीना से मेरी बात हुई है। मनोज मीना के पास ये सूचना इनिशियली ये आई थी कि क्रैश लैंडिंग के दौरान पायलट मिसिंग है। पायलट के सर्च के लिए जब वहाँ का स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही पायलट को सैन्य अधिकारियों ने ढूंढ निकाला था। हालांकि जो हमें सूचना मिली है कि पायलट इंजर्ड है, ये सूचना हमें प्रशासन के द्वारा ही मिली है। जिला प्रशासन ने इस खबर की पूरी तरह से पुख्ता कर दी है कि मिग 21 बाइसन आपका अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से, जिस तरीके से मिग 21 यहाँ पर क्रैश हुआ है और जिला प्रशासन ने भी यहाँ पर पुष्टि कर दी है हादसे की और एयरफोर्स ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिग 21 क्या है। तो देखिए 18,000 मीटर तक की ऊंचाई पर यह मिग 21 उड़ सकता है और लड़ाकू विमान है ये। 18,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। अधिकतम स्पीड है इसकी 2,230 किलोमीटर प्रति घंटा। आसमान में मार करने वाले मिसाइलों को ले जाने में मिग 21 सक्षम है। मिग 21 बम ले जाने में भी सक्षम है और साल 1965 में भारत पाक युद्ध में मिग 21 का इस्तेमाल हुआ था और साल 1971 में भारत पाक युद्ध में मिग 21 का इस्तेमाल हुआ था। तो सूरतगढ़ में मिग 21 क्रैश हुआ है और मिग 21 क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है, वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी अगर चाल की बात करें तो 2,230 किलोमीटर प्रति घंटा के आसमान में ये वार करता है, मार करता है, मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है और बम ले जाने की भी क्षमता रखता है मिग 21। साल 1965 में भारत पाक युद्ध में मिग 21 का इस्तेमाल हुआ था और बात करें 1971 की तो भारत पाक युद्ध में इसका मिग 21 का इस्तेमाल हुआ था। अब रुक करते हैं जयपुर का। जयपुर में सड़क हादसा सामने आया है। दिल्ली रोड पर यहां ट्रॉला पलटा और ट्रॉला पलटने से हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों का एसएमएस में
इलाज जारी है। जयपुर में किस तरीके से दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 3 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं और घायलों का एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज जारी है। तो देखिए तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम भी लगातार किया जा रहा है। 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम भी यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। जो लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है और 3 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज जारी है। उनको एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली रोड पर ट्रॉला पलटा और मौके पर देखिए प्रशासनिक जाब्ता मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है और लगातार लोगों को अगर दबे हुए हैं ट्रॉले में उनको निकालने की बाहर कोशिश की जा रही है। बात करते हैं बर्ड फ्लू की। बर्ड फ्लू पर सरकार फुल ऑन एक्शन में है। सरकार सतर्क है। सीएम गहलोत ने बर्ड फ्लू को लेकर समीक्षा की है और बर्ड फ्लू की स्थिति और रोकथाम की समीक्षा सीएम गहलोत ने की। सीएम ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया मौके पर मौजूद रहे। पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अफसर भी मौके पर मौजूद रहे। सीएम ने इस पूरे मामले को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। तो बर्ड फ्लू की समीक्षा के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा है कि लगभग 16 जिलों में पक्षियों की मृत्यु और अभी तक 4 जिलों में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव मामले पाए जाने को गंभीरता से लेना होगा। निवास पर आयोजित बैठक में सभी जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। विशेष रूप से पोल्ट्री फार्म में और अन्य स्थानों पर सभी को अवेयर किया जाए कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाने चाहिए। आम जनता को भी इसको लेकर जागरूक किया जाए। तो बर्ड फ्लू को लेकर सीएम गहलोत गंभीर है। यहाँ पर उन्होंने समीक्षा बैठक भी की और देखिए ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी भी दी है क्या कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किए जाने चाहिए। आम जनता को भी इसको लेकर जागरूक किया जाए, इसकी जानकारी सीएम गहलोत ने ट्वीट के जरिए दी। इधर बर्ड फ्लू को लेकर सरकार अलर्ट है। कल पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ वीसी भी है। पशुपालन मंत्री और अधिकारी चर्चा करेंगे। नियंत्रण और रोकथाम के उपायों पर वीसी के जरिए चर्चा की जाएगी। प्रभावित जिलों से मुर्गी चूजों के परिवहन पर रोक लगाई जा सकती है। पोल्ट्री संचालकों से चर्चा के बाद ये फैसला लिया जा सकता है। तो देखिए बर्ड फ्लू को लेकर आपको पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं किस तरीके से सरकार फुल ऑन एक्शन में है। इसको लेकर उन्होंने बैठक भी की और कल पोल्ट्री फार्म के संचालकों के साथ भी वीसी के जरिए मंथन बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। पशुपालन मंत्री चर्चा करेंगे। नियंत्रण और रोकथाम के उपायों पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति निर्धारित की जाएगी। आपको बता दें कि मुर्गी और चूजों के परिवहन पर रोक लग सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। नियंत्रण और रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा की जा सकती है। इधर सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। 18 जनवरी से स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9वीं से 12वीं की क्लास 18 जनवरी से शुरू होगी। 18 जनवरी से कॉलेज भी शुरू होंगे और 11 जनवरी से मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल की कक्षाएं शुरू होंगी। कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम ने ये बड़ा फैसला किया है। सीएम ने कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा भी की है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। 18 जनवरी से स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू होंगी। 18 जनवरी से कॉलेज शुरू होंगे। 11 जनवरी से मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल की कक्षाएं शुरू होंगी और कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम ने यह बड़ा फैसला किया है। सीएम ने कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा भी इस बैठक में की है। तो बड़ा फैसला लिया है सीएम अशोक गहलोत ने। यहाँ बैठक की और बैठक के बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है निकल के। 18 जनवरी से स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। 9वीं से 12वीं की क्लास 18 जनवरी से ही शुरू होगी और 18 जनवरी से कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे। 11 जनवरी से बात की जाए तो 11 जनवरी से मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल की कक्षाएं भी शुरू होगी। यह बड़ा फैसला सीएम गहलोत ने लिया है। हो गया ऐलान, बच गया बिगुल। जी हां, 20 जिलों के 90 निकायों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। 28 जनवरी को वोटिंग होगी और 31 जनवरी को काउंटिंग। रिपोर्ट देखिए। हो गया ऐलान,
बज गया बिगुल। 20 जिले, 90 निकाय, 28 को वोटिंग, 31 को काउंटिंग। निकाय का रण 3.0। जी हां, ऐलान हो गया है निकाय के रण 3.0 का, जिसमें 20 जिलों के 90 निकायों के लिए चुनाव होगा। 20 जिलों की 90 नगर निकायों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका में चुनाव होंगे। 90 निकायों में 28 जनवरी को मतदान होगा। 31 जनवरी को मतगणना होगी। 29 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। 30,000 कार्मिक करवाएंगे चुनाव। चुनावी कार्यक्रम लागू होते ही सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए चुनावी खर्च सीमा भी तय कर दी है। नगर निगम सदस्य के लिए 2.5 लाख रुपए चुनावी खर्च सीमा तय की गई है। नगर परिषद सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए की सीमा तय की गई है। नगर पालिका सदस्य के लिए 1 लाख रुपए सीमा निर्धारित की गई है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि किन किन जिलों में निकाय के चुनाव है। अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, टोंक और उदयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से प्रदेशवासियों से मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का अनुरोध किया है, ताकि लोकतंत्र के महापर्व को मजबूती मिल सके। आयोग में ये भी अपील की गई है कि मतदाता सुरक्षित मतदान के लिए मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। चलिए बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ की, जहां खाकी के एक अभियान पर खाकी ने ही सवाल खड़े कर दिए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले हो घर की सफाई, फिर हो समाज सुधार। खाकी के अभियान पर अपनों ने उठाए सवाल। हनुमानगढ़ में पुलिस विभाग के एक अभियान पर अपनों ने ही सवाल खड़े किए हैं। अभियान की शुरुआत हुई तो विभाग के ही एक हेड कांस्टेबल ने आईना दिखा दिया। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें सुनिए। अपने अधिकारियों जवानों को नशा नहीं करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इनको नशा छुड़वाना चाहिए और उसके बाद में आम पब्लिक को नशा नहीं करने की नसीहत दी जानी चाहिए। पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल कैलाश को सुना आपने, अब पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल हनुमानगढ़ जिले में पुलिस नशे के खिलाफ संजीवनी अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत लोगों को नशा छुड़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ग्रामीणों को नुक्कड़ नाटक सभाओं के जरिए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलवाया जा रहा है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम शुरुआत में ही इसको रोक लेंगे तो बाद में हमारी दिक्कतें कम होंगी। और एक बार अगर हम इस नशे के दलदल में फंस जाते हैं तो आपको भी पता है कि इसे छोड़ना तभी संभव है जब तक आपका अंदर का मोटिवेशन ना हो। एक तरफ एसपी साहिबा जहां अभियान की तारीफ में कसीदे गढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के विभाग के हेड कांस्टेबल ने मोर्चा खोल दिया है। अभियान पर सवाल उठाते हुए हेड कांस्टेबल ने पूछा है कि पुलिस अगर जिले को नशा मुक्त कराना चाहती है तो पहले अपने घर से शुरुआत करे और पहले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्त करे, फिर जनता के बीच नशा मुक्ति अभियान की बात कहे। नशे में भी अगर कोई व्यक्ति छोड़ना चाहता है तो उसके साथ पूरे समाज को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नशा मुक्ति अभियान चलाना बहुत बढ़िया चीज है। ये नशा के प्रति अभियान चलाना बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन शुरुआत अगर अपने घर से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से करते हैं, तो सबसे बढ़िया चीज ये है। हेड कांस्टेबल कैलाश यही नहीं रुके, ट्विटर पर भी उन्होंने अभियान को लेकर कमेंट किया है। क्यों नशा बंद करवाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, पहले अपने घर से शुरुआत करो। बहरहाल अब देखना होगा कि अपनों के सवाल पर पुलिस विभाग क्या कदम उठाता है और क्या समाज सुधार से पहले घर की सफाई होगी। हनुमानगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट।
चलिए रुक कर लेते हैं बाड़मेर का। बाड़मेर में सालों से मकान मालिक और दुकानदार के बीच चल रहे मुकदमे में मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। सालों बाद मकान मालिक को मिला न्याय। दुकान पर कब्जा जमाए किराएदार को फटकार। जरा इस बंद पड़ी दुकान को ध्यान से देखिए। बाड़मेर के स्टेशन रोड स्थित किराए की इस दुकान को लेकर सालों से मुकदमा चल रहा था। मकान मालिक दुकान खाली करवाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, लेकिन दुकानदार दुकान खाली नहीं कर रहा था। लेकिन आखिरकार मकान मालिक की मेहनत रंग लाई और अब बाड़मेर अपर जिला सेशन कोर्ट संख्या 1 ने किराएदार को दुकान खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। 37 साल से ये मुकदमा केस का हम लड़ रहे हैं। कई कोर्टों में आना जाना हुआ हमारा, किंतु हमारे वकील साहब अमरलाल जी की बहुत अच्छी पैरवी से कानून पे हमें विश्वास मिला और बहुत सालों बाद में हमें न्याय मिला है। वर्तमान मकान मालिक जगदीश खत्री के पिता ने 75 साल पहले दुकान को 35 रुपए किराए पर दुकानदार को सौंपा था। दुकानदार की 3 पीढ़ियों ने दुकान पर कब्जा जमाए रखा और दुकान खाली करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मकान मालिक ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया और लंबी सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला दिया है। हमने 80 रुपए भाड़े में था पहले, उससे पहले इसको दुकान दी थी 35 रुपए किराया, 80 रुपए किराया था। बाद में फिर किराया बढ़ने से 3000 रुपए हुआ, फिर किराया बढ़ता गया थी। तो ये हमें बहुत इसकी सख्त आवश्यकता थी और हमारा आज न्याय मिला और न्याय से हमें आज न्याय पे हमारी विश्वास बढ़ा है। कोर्ट ने किराया अधिग्रहण मामले में भी मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया है और किराएदार के दावे को खारिज करते हुए तुरंत दुकान खाली करने का आदेश दिया है। 75 वर्षों से किराए पर थी और पहले भी इन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से मकान मालिक ने मुकदमे किए, तकनीकी आधार पर खारिज करवाए गए। 2007 में इनके ये मुकदमा चलना था, तो किराया जो अधिग्रहण है इसमें भी मकान मालिक के पक्ष में फैसला हुआ और किराएदार की अपील भी खारिज हो गई। जिला सेशन कोर्ट में लंबे चले मुकदमे के बाद मकान मालिक की जीत उन किराएदारों के लिए सबक है जो किसी अचल संपत्ति पर अवैध कब्जा कर उसे अपना समझने की भूल करते हैं। प्रेमदान, न्यूज़ 18 राजस्थान, बाड़मेर। यहाँ वक्त तक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं कृषि कानून की। कृषि कानून पर छिड़े सियासी घमासान के बीच सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि किसानों के हित के लिए नए कानून बने हैं, विपक्ष किसानों को सिर्फ गुमराह कर रहा है। सुनिए। तो मोदी जी ने 2007 में जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा 2007 में, वो मोदी जी ने 2014 में आकर पूरा करा कि एमएसपी को 1.5 गुना उन्होंने बढ़ा दिया। लक्ष्य भी रखा कि किसानों की आय दुगनी करना है। यूपीए ने रखा आज तक कोई लक्ष्य। आप किसान से कुछ खरीदने जाते हो तो वो किसान क्यों नहीं तय करे कि उसकी कीमत क्या है। वहां पर ये दोगला कानून क्यों है कि किसान अपनी उपज की कीमत तय नहीं कर सकता, लेकिन देश के अंदर हर व्यक्ति अपनी उपज की कीमत तय कर सकता है। ये दोगला कानून क्यों है? तो ये राजनीति चमकाने का तरीका था और ये चमकने नहीं वाली, क्योंकि आप सब जागरूक हैं। मोदी सरकार ने तो मंडियों को और बढ़ाया है, मंडियों को ई-नाम से भी जोड़ा है, तो मंडियां चलती रहेंगी, मंडियों के आड़तिये चलते रहेंगे। जिनको मंडियों में ही बेचना है वो मंडी में जाके बेचे। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राज्य सरकार ने किसानों को कृषि कानून की खामियां बताना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार के मंत्री गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के कई गांवों में किसानों से मुलाकात कर संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कृषि कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये कानून बनाए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से आपको हम बता रहे हैं कि कृषि कानून पर एक तरफ जहां विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, विरोध किया जा रहा है, तो वहीं राज्य सरकार ने किसानों को कृषि कानून की खामियां बताना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार के मंत्री गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कृषि कानून उनके लिए किस तरीके से नेगेटिव है, उनके लिए नेगेटिव इंपैक्ट वहां पर डाल सकता है। और इसको लेकर चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के कई गांवों में किसानों से जाकर मुलाकात की, उनसे संवाद स्थापित किया, उनसे बातचीत की और कांग्रेस का स्टैंड भी उन्होंने किसानों के सामने रखा, लोगों के सामने रखा।
तो चलिए, जिस तरीके से हमने बताया कि कांग्रेस अपना स्टैंड रख रही है कृषि कानून को लेकर। पर पीसीसी कांग्रेस के आह्वान पर यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के सहयोग से मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसान संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज के दिन हमने 3 पंचायत कवर की हैं, गांव-गांव जाकर के, और उनसे बात रखी कि किसान के लिए जो ये 3 काले कानून केंद्र की बीजेपी सरकार लेके आई, इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। इसका एक लीफलेट तैयार करके सभी किसानों को बांटा गया है। उनको बताया गया कि इसके क्या नुकसान है, किस तरह से किसान की खेती खत्म हो जाएगी। इधर केंद्र सरकार ने दलित वर्ग के छात्रों के लिए 10वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। जी हां, मोदी सरकार की इस घोषणा को भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने स्वागत किया और कहा कि साल 2019 के चुनाव में मोदी सरकार ने सबका विकास सबका विश्वास का नारा दिया था और इसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने दलित छात्रों को 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए बड़ा तोहफा दिया है। सांसद रंजीता कोली ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने दलित छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण को सबल करने के लिए 6000 करोड़ की राशि जारी की है। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2014 से पूर्व यूपीए सरकार दलित छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए महज 1100 करोड़ रुपए की राशि जारी करती थी। अब बात करते हैं जयपुर की। जयपुर में सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त महेंद्र सोनी ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में अधिस्वीकरण कार्ड वितरित शिविर का उद्घाटन कर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मीडिया जगत एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और राज्य सरकार के कार्यों को आमजन तक पहुंचाने में मीडिया जगत की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार पत्रकारों के हितों के लिए कृत संकल्प है और पत्रकारों की समस्याओं पर सकारात्मक रुख रखते हुए उन्हें दूर करने की हर संभव कोशिश भी कर रही है। सोनी ने उपस्थित पत्रकारों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि साल 2020 में बेहतर स्वास्थ्य का महत्व रेखांकित हुआ है। राज्य सरकार पूरी पत्रकार हितों के लिए कृत संकल्पित है और पत्रकारों की, जैसे वरिष्ठ पत्रकारों की जो पेंशन थी 5000 से 10,000 की है और जो अधिस्वीकृत पत्रकार है उनके साथ ही जो गैर अधिस्वीकृत पत्रकार है उनको भी पेंशन वो मेडिकल डायरी देने का निर्णय किया है और उसके ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। हमारी कोशिश है कि हर संभव सकारात्मक रुख रखते हुए पत्रकार साथियों की, मीडिया जगत की जो भी मांगे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तो खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पत्रकारों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि मीडिया जगत में पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यहां पर एक शिविर का उद्घाटन किया गया था। सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त ने उद्घाटन किया, पत्रकारों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और यहां पर वितरण शिविर का उद्घाटन कर पत्रकारों को संबोधित किया गया। प्रेस क्लब में अधिस्वीकरण कार्ड वितरित किया गया था। इसके अलावा इस उद्घाटन कार्यक्रम में मीडिया को एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया है और पत्रकारों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी है और कहा कि आमजन तक सरकार के कार्यों को पहुंचाने में मीडिया एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये बात कही है तमाम लोगों ने जो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।